तो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे वर्क एंड एनर्जी, जो कि क्लास 9th का आपका चैप्टर है। तो फर्स्ट पार्ट में केवल वर्क के बारे में बात करेंगे और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें एनर्जी पूरा देखेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करें उससे पहले कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, आप ही के जैसा कोई एक सिंसियर बच्चा है जो कि सुबह उठता है एंड अपना जो भी डेली का रूटीन है उसको करके फिर स्कूल को जाता है। देन स्कूल के बाद आपका घर आता है, फिर उसके बाद कोचिंग जाता है। कोचिंग के बाद फिर अपना जो भी कुछ होमवर्क मिला है उसको कंप्लीट करता है। उसके बाद फिर आपका घर आता है और घर आकर फिर जिस बेड से उठा था उसी फिर आकर के लेट जाता है। आखिर बच्चा थका हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बच्चे ने तो खूब एफर्ट लगाया, खूब काम किया, बट साइंस कहती है नो वर्क डन। फिर वहीं सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आपके घर में कंस्ट्रक्शन देखें चला होगा तो आप क्या करते हैं, मजदूर जो होते हैं आपका जो भी कंकड़ वगैरह होता है, सीमेंटेड और गिट्टी वगैरह जो भी कुछ, उनको कैरी करते हैं। तो उसके लिए आपको जो कुछ बकेट टाइप का होता है उसको आप सर पे ऐसे रखते हैं एंड जाके एक जगह से दूसरी जगह पे उसको पुल आउट कर देते हैं। तो वहाँ पे देखे होंगे क्या, वर्क डन तो किया है बेचारा, इतना पसीना हुआ, लेकिन साइंस कहती है नो वर्क डन। अब बोलोगे यार तुम्हारी साइंस कहती क्या है, तो उसी को देखने वाले हैं आखिर हमारी साइंस कहती क्या है वर्क के बारे में। तो जो हमारा नज़रिया है और जो अपने डेली लाइफ में देखते हैं उससे, और हमारी साइंस जो कहती है उसके बीच बहुत बड़ा एक डिफरेंस होने वाला है वर्क को लेकर के। उसको स्टार्ट करें उससे पहले यदि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो थोड़ा इंट्रो हो जाए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज विकास एंड वेलकम टू यू ऑल इन छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपिक से टॉप तक, जहाँ नो जोक नो ड्रामा, केवल काम की बात और दिमाग में चिपकाना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं आखिर हमारी साइंस कहती क्या है। तो एग्जाम्पल एक और ले, जब इतना जब देख लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल फॉर कि आपको एक बॉडी है, पेबल है, ठीक, पत्थर का टुकड़ा कोई है, उसको आप ऐसे लेकर के फर्श पे रोल कर दिए। देखेंगे क्या, कुछ देर चला फिर रुक गया, अलग बात है। फिर वहीं देखते हैं ये हमारी बुक है, इसको हम इस यहाँ से सरफेस से लेकर के उठाते हैं कुछ हाइट पे, तो क्या हुआ, कुछ मतलब ऊपर आया। तो अब इसको थोड़ा माइन्यूट तरीके से देखिए ध्यान से, क्या हुआ, यहाँ से कोई पर्सन खड़ा है और पेबल को, पत्थर को यहाँ से थ्रो किया, पत्थर क्या हुआ, यहाँ से आपका यहाँ आ गया। और फिर वहीं दूसरे केस में देखते हैं, कोई बॉडी थी, यानी कि जो कॉपी आपका है, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ लाए कुछ एच हाइट पे। अब आपका बुक यहाँ पे आ गई है, तो कुछ देखने को मिला। जी हाँ, तो आपको देखने को क्या मिला है, यहाँ से जब बुक उठाए तो यहाँ पे कुछ फोर्स लगा है। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ भी देखें जब उसको थ्रो किए नीचे तो क्या हुआ, वहाँ पे भी आपका कुछ फोर्स लगा। फर्स्ट पॉइंट मिल गया। अब सेकंड क्या कह रहा है, अब यहाँ से और यहाँ लाए हैं तो कुछ तो इसके बीच चेंजेस आया है इसके डिस्प्लेसमेंट में। तो ये कह सकते हैं यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट आया है, पोजीशन में से कुछ चेंजेस आए हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा मिल गया। क्या बोल रहे हैं, देयर इज समथिंग डिस्प्लेसमेंट। अब हमारी जो साइंस है ये कहती है कि हम वर्क डन उसी को बोलेंगे जहाँ पे यदि फोर्स लग रहा हो और उसके साथ ही साथ उसके पोजीशन में चेंज आ रहा हो, यानी वहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब तो उसे हम वर्क बोलेंगे। और एक बात और इंटरेस्टिंग है, इनमें से यदि कोई एक एब्सेंट हुआ तो वर्क डन, खत्म, कोई वर्क नहीं। अब देखते हैं आखिर हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज क्या कहता है। अब इसको नोट डाउन करके देखते हैं एक बार। सो लेट अ फोर्स, लेट अ कांस्टेंट फोर्स act on an object due to which there is a displacement। या फिर इसको लिख सकते हैं चेंज इन पोजिशन। सो लेट अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट due to which there is a displacement, yes, in the same direction, in the direction of force is termed as work done। वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है,
लेट अ कांस्टेंट फोर्स एफ, कोई एक फोर्स है जो कि एफ से रिप्रेजेंट किया है, एंड ड्यू टू विच, जिसके कारण आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, किसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको क्या बोलेंगे, वर्क डन बोलेंगे। अब एक एफबीडी समझते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम से। ये हमारा कोई एम मास है और इधर से एक फोर्स लगा है, ठीक, इधर कोई फोर्स लग रहा है और फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी थ्रेड लेकर के तो कोई खींच रहा है इसको इस साइड से। अब मास हमारा क्या होगा, आगे आएगा, अब हल्का होगा तो आगे आएगा ही, अब हल्का है नहीं, आगे बात करेंगे। अब देखिए इधर आएगा आपका, अब क्या बोलेंगे, इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ, तो इसको, इसी को आपका वर्क डन बोल रहा है। तो वर्क डन को ये कह सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। तो यहाँ क्या हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जिसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे हैं, तो वर्क को क्या लिखे थे हम, वर्क डन को डब्ल्यू, फोर्स को हमारा एफ एंड डिस्प्लेसमेंट एस, तो डब्ल्यू इजकल टू एफ इंटू एस। अब इसको और ये भी तो कह सकते हैं कि जो वर्क है हमारा, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करें तो हमें वर्क डन मिलता है। अब इसका ऐसा यूनिट देखते हैं। उससे पहले हमारा जो वर्क डन है, ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, डब्ल्यू इज स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है या फिर डायरेक्शन नहीं होता, जिन दोनों में से कोई एक एब्सेंट होता है। और यहाँ से ये भी देखते हैं कि जो हमारा फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर है, तो वेक्टर वेक्टर स्केलर है, तो हमारा सब वर्क यहाँ से स्केलर क्वांटिटी। अब इसका यूनिट थोड़ा देखते हैं। तो फोर्स हमारा क्या था, बोलेंगे न्यूटन। तो हमारे यहाँ से यदि देखें, फोर्स का हमारा क्या था, न्यूटन था, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जो यस है, इसको मीटर से, क्योंकि लेंथ लेंथ का मीटर लेते हैं, तो यहाँ से ये कह सकते हैं, जो इसकी एसआई यूनिट होती है, न्यूटन मीटर। अब जो वर्क डन है ना, इसको हम जूल बोलते हैं, इसका एसआई यूनिट इसको जूल बोलते हैं। इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर एंड एसआई यूनिट इसको जूल। अब डिफाइन करते हैं 1 जूल क्या होता है, तब तक इसको नोट डाउन करिए। चलिए इधर देख लेते हैं, डिफाइन 1 जूल। तो 1 जूल हमारा होता क्या है, कि जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, यानी कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और उसमें हमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, तो वहां हम बोलेंगे 1 जूल हमारा वर्क डन हो गया। देखो सिंपली ये राइट कर सकते हैं, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन का आपका कोई फोर्स लग रहा है, एंड ड्यू टू विच देर इज अ 1 मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और 1 मीटर का इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, तो इसी के हमको बोलेंगे 1 जूल वर्क डन। तो ये रहा हमारा 1 जूल वर्क क्या होता है। यदि नोट डाउन करना है तो प्लीज़ कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आई होप कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी होने वाली है पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। ये तीनों होते क्या हैं, तीनों को एग्जाम्पल के साथ और एफबीडी बनाकर समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। वर्क डन हमारा पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो आइए एक करके देखते हैं। फर्स्ट हमारा है पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन क्या कहता है कि जब आपका फोर्स जो लगा रहे हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यदि सेम है, तब आपका वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। इसको एफबीडी से समझते हैं। हमारे पास कोई एक मास एम है, इस पर फोर्स लगाएं इधर, और जो डिस्प्लेसमेंट है आपका इसी डायरेक्शन में हो गया, तब क्या बोलेंगे, हमारा पॉजिटिव वर्क डन। यानी कि इनके बीच बोलें तो एक तरफ से ये जो एंगल होगा 180 डिग्री का बनेगा, यानी कि सेम जा रहा है। तो यहाँ से ये कह सकते हैं पॉजिटिव वर्क डन को, इट इज डिफाइंड एज
force and displacement are in the same direction. In the same direction. तो अब बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन तो हो गया हमारा कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों का सेम हो तो क्या बोलेंगे वहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन। अब आता है हमारा निगेटिव वर्क डन। अभी एंगल पे आपको नहीं जाना है, एंगल वाला लास्ट में केस देखेंगे जो कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे क्योंकि 9th लेवल पे आपको एंगल नहीं आता है। तो अब देखते हैं आपका निगेटिव वर्क डन। तो अब बोलोगे निगेटिव तो हम खुद से निकाल लेंगे, तो चलिए ट्राई करते हैं। अब निगेटिव वर्क डन क्या कह रहा है कि जब फोर्स का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम नहीं हो यानी कि अपोजिट हो तो वहाँ पे हमारा होगा निगेटिव वर्क डन। इसको भी राइट कर लेते हैं। सब कुछ वही रखेंगे, यहाँ पे बस शॉर्ट में बोल देते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट या आर इन अपोजिट डायरेक्शन। Force and displacement are in opposite to each other. ये कह रहा है कि जो आपका फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अपोजिट बोले तो कुछ इस प्रकार। इसका एफबीटी बनाते हैं, नोट करना हो तो कर लीजिएगा। इधर आपका फोर्स लग रहा है और इधर ही आपका डिस्प्लेसमेंट एस लग रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव वर्क डन। अब यहाँ पे निगेटिव को देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा कोई फोर्स लगा बट अब यहीं ट्विस्ट होने वाला है। जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में कहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट इस साइड फोर्स उस साइड। इसको आप थोड़ा इमेजिन करिए, जब गाड़ी में ब्रेक लगता है तो क्या होता है, फोर्स अभी क्या आगे को लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब गाड़ी रुकती है जस्ट तो थोड़ा सा पीछे आती है। वो क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्सी ऑफ रेस्ट एंड इनर्सी ऑफ मोशन, वो अलग केस है। तो यहाँ पे क्या देखिए कि जब ब्रेक लगाए तो गाड़ी हल्का सा पीछे आ गई, तो यहाँ पे ये हुआ कि फोर्स तो इस डायरेक्शन में था बट डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा इधर आ गया, तो यहाँ हमारा हो गया निगेटिव वर्क डन। अब आते हैं जीरो वर्क डन की तरफ, यही थोड़ा सा ट्विस्ट है। तीसरा हमारा है जीरो वर्क डन। अब बोलोगे नाम सुन के जीरो वर्क डन कोई काम नहीं हुआ, यहाँ तो कुछ समझ में आ रहा है ठीक है हुआ नहीं हुआ, बट यहाँ बोलो जीरो वर्क डन पूरा पूरा खत्म। जी हाँ, यही जो हमारा एग्जाम्पल लिए थे कि जब कोई मजदूर सर पे लेके जा रहे हैं वहाँ भी बोल रहे हैं कि नो वर्क डन, तो ठीक है, लेकिन जीरो वर्क डन यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ पूरा पूरा। तो इसको यदि आपके 9th लेवल पे एनसीईआरटी को दिलें तो बस ये कहती है कि जब आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे तो वहाँ पे जीरो वर्क डन होगा। एक बार देखते हैं, when force and displacement are perpendicular to each other, तो यहाँ पे W हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। इस केस में हमारा क्या था, W इज इक्वल टू निगेटिव, यहाँ क्या था हमारा W इज इक्वल टू पॉजिटिव। तब तक इन्हें नोट डाउन करिए, फिर अभी से बात करते हैं जीरो वर्क डन पे, थोड़ा ट्विस्ट होगा। अभी आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तीनों देख लेते, पॉजिटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन और जीरो। जीरो क्या बोलती है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो यहाँ पे हम जीरो वर्क डन बोलेंगे। इतना बस हमारी एनसीईआरटी कहती है। अब इसके आगे जो पढ़ने वाले हैं अब से ये हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन होने वाला है, जो कि ये इसलिए है क्योंकि कुछ स्कूलों में आपका 9th लेवल में इनको भी पढ़ाया जाता है। आखिर अब तो ये देखे थे कि जो फोर्स हमारा था मास है कोई, तो जैसे कोई फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है, या फिर ये देखे थे कि जो हमारा है इधर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये तो अब तक बात थी बस लीनियर के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है हमेशा तो ये होता नहीं है, डेली लाइफ में हम देखते आ रहे हैं जैसे कुछ काम जो होते हैं थीटा एंगल पे होते हैं, जैसे इधर कोई लगा रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है। इन सारे केसेस को देखेंगे और इसको प्रूफ करेंगे कैसे वर्क डन आपका जीरो होता है, जो आपका कुल ही काम करता है
और जो घर पे मजदूर आपका एक जगह से दूसरी जगह सामान को सर पे कैरी करके ले जाते हैं, तो वो भी कैसे जीरो हो जाता है। तो आइए उसको देखते हैं, ये थोड़ा आपका एक्स्ट्रा पोर्शन है, एनसीईआरटी से बाहर की बात है और इस पे 1-2 क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जब थीटा डिग्री पे काम हो, यानी थोड़ा डायग्राम पे फोकस करते हैं। यहाँ से हमारी सरफेस है, ये मेरा दोस्त है जो बचपन का है, कपड़ा जब नहीं पहनता था तब का है। तो देखिए क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। अब तक केसेस में क्या देखे थे कि हम केवल एक तरफ से फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, बट डेली लाइफ में ऐसा कुछ मिलता नहीं है। तो थोड़ा सा अब इसे ऊपर उठ करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई एक पर्सन है, मेरा दोस्त है, नीचे बचपन है, गड़ाई से अपने खेल रहा है, जो छोटी एक टाली लिया है, इसमें कुछ मिट्टी भर के। अब देखिए क्या कर क्या रहा है, इधर से फोर्स लगा है नीचे से, कुछ ऐसे। ध्यान दीजिएगा किधर फोर्स लग रहा है, इस साइड, और डिस्प्लेस जा किधर रहा है, आगे की तरफ, मतलब इस साइड आगे जा रहा है और पीछे से खींचते आ रहा है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसके खींचने का डायरेक्शन जो है, फोर्स का डायरेक्शन कुछ ये है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है नीचे है। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि एंगल बन रहा है, इतना तो मैथ जानते ही होंगे। तो यहाँ से एंगल बना, तो एंगल क्या बोलेंगे, थीटा एंगल। और मेन सारा खेल इसी का थीटा पर ही खेलेंगे। थीटा को खेल लें उससे पहले एक चीज़ बता दे रहे हैं, जो हमारा वेक्टर क्रॉस, ज़्यादा मत जानिए, बस इतना जानिए कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनमें साइन लेते हैं, जबकि जो स्केलर होती है वहाँ पे कॉस कंपोनेंट लेते हैं इनका। उससे पहले एक टेबल बनाते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, आपको क्लास 10th में ये चीज़ मिलेगा। बस अभी के लिए केवल 2-3 पॉइंट बस याद दिमाग में रखिएगा ताकि उससे रिलेट कर पाएँ। तो आइए इसको देखते हैं। तो टेबल को पहले अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, फिर आगे से बात करते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब आइए मेन खेल पे चलते हैं आपका। यही देख क्या है, वर्क डन क्या होता है हमारा, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, जहाँ पे या फिर ये कहते हैं जो वर्क डन है प्रोडक्ट है किसका, डिस्प्लेसमेंट का और फोर्स का। तो यहाँ से हमारा फोर्स आ गया और डिस्प्लेसमेंट। अब आगे थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड करते हैं, क्योंकि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लग रहा है इनके बीच कुछ एंगल बन रहा है, क्योंकि अब तक लीनियर था। एंगल को यहाँ पे आगे नोट डाउन कर देंगे। अब साइन क्यों ले रहे हैं, कॉस क्यों ले रहे हैं, ये आपको हायर क्लास में बता दीजिएगा अच्छे से, बस आपको बस कितना देखना है, बस कॉस ले रहे हैं आगे। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा है आपका यही बता रहा है जो एंगल बीच इनके बीच बन रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि वर्क डन तो हमारा इतना होता है जितना आ रहा था अब तक। तो बस यही थोड़ा सा नया आ गया। अब इसको थोड़ा देखते हैं। पहले इसको 90 वाला केस देखते हैं, जब कैसे वर्क डन जो है हमारा जीरो हो जाता है। तो कोई एक ऑब्जेक्ट पर्सन है, पुली है आपका, तो यहाँ से एक मास लिया है अपने सर पे, और ठीक है चल रहा है इस साइड को, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर। अब ये जानते हैं कि जो किसी मास पे हमारा नीचे क्या लगता है, बोलेंगे mg, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से नीचे को अपना लगाता है और ये पर्सन ऊपर से मिलाएंगे, बैलेंस करेंगे। ये अलग बात है, बस इतना जानिए ऊपर से mg लगता है। तो ये देख रहे हैं mg हमारा क्या था, F इजकल टू mg, जो कि स्मॉल g आपका आता है। अब बताइए नीचे आपका फोर्स लग रहा है किस साइड, नीचे को, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस साइड। अब बताइए इनके बीच एंगल कितना बना, तो बोलेंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक है। अब इनको वैल्यू को यहाँ रखते हैं। तो हम क्या देखें, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक। अब इन पे पुट करिए वैल्यू, यहाँ पे हमारा आ गया। चलिए मान लेते हैं कोई एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन, चाहे जो भी, ठीक है। चलिए यहाँ से पहले एफ, और डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ। अब cos 90 की वैल्यू कितना होती है, तो टेबल देखिए, तो बोलेंगे cos 90 इज इक्वल टू 0, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं इंटू 0। अब इनको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा W कितना आएगा, W इज इक्वल टू 0। इसीलिए बोलते हैं जो हमारा जीरो वर्क डन कब होगा, जब कोई काम 90 डिग्री या फिर ग्रेविटी के अगेंस्ट किया जाएगा, तो वहाँ पे हमारा 90 डिग्री आ जाता है और 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। इसलिए वर्क डन इक्वल टू 0। तो अब क्लियर हो गया कि वर्क डन 0 क्यों होता है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगते हैं। देखिए यहाँ पे जो लग रहा है, आई थिंक यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं कुछ और केसेस लेते हैं, जैसे कुछ एंगल पे अब ये वाला जो काम कर रहा है हमारा दोस्त जो चल रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी एक, ठीक है। ये जो फोर्स लगा रहा है कितना ले लें इसको, 10 न्यूटन। इसी केस को समझिएगा, इससे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, चलिए मानते हैं 2 मीटर। यस इज इक्वल टू 2 मीटर। अब इसके बीच जो एंगल बन रहा है, जब ऐसे खींच के ले जा रहा है तो एंगल बन रहा है बीच में, एंगल हमारा मान लेते हैं 60 डिग्री बन रहा है, वैसे थोड़ा सा ज़्यादा ही बनेगा। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा यहाँ एंगल को लिए हैं। अब फार्मूला लेते हैं, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे F की वैल्यू पुट करिए, F इक्वल टू 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हमारा 10 मीटर और कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री बन रहा है। अब इनका वैल्यू पुट करिए, 10 इंटू अब कॉस 60 डिग्री कितनी वैल्यू होती है, तो टेबल से देखें तो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से करिए 2 5 सा 10। यहाँ से कितना फोर्स लग गया, वर्क डन हमारा कितना हुआ, 15 जूल। सिंपल सा है, न्यूमेरिकल इस पे भी आते हैं, बस वैल्यू आपको दे देगा और टेबल अभी आपको लर्न करना रहता है, बट जब आप क्लास 10th 11th में आएंगे तब ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अभी बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा था इसलिए बता दिए हैं। तो क्या हुआ, बस जब कोई थीटा डिग्री पे लग रहा है वहाँ पे आगे थीटा को ऐड कर दें, कितना आखिर एंगल से आपका दोनों के बीच एंगल है। तो इस फार्मूला से वही है एफ एस, और आगे जो एंगल बन रहा है उसको ऐड कर देंगे और जो वैल्यू आएगी थीटा जिस जिस एंगल से आएगा उसको आगे पुट कर दें, तो वहाँ से पता चल जाए कितना आपका वर्क डन हुआ। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार ब्लाइंड रिवीजन लेते हैं फिर से, जैसे हर वीडियो में करते हैं। अब तक जितना पढ़ें सबको एक बार क्विक रिवीजन मारते हैं। तो हमारा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है कि जहाँ पे कुछ फोर्स लगे एंड फोर्स से कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, वर्क डन बोलेंगे। वर्क डन हमारा क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी था और इसकी यूनिट की बात करें तो फोर्स का हमारा होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इसका है मीटर, तो न्यूटन मीटर, जिसको लास्ट में जूल बोले थे। अब 1 जूल क्या होता है, तो 1 जूल हमारा होता है जब 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे जिससे 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, 1 न्यूटन 1 जूल बोलेंगे। अब आता है नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव क्या था, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो होंगे सेम डायरेक्शन में होंगे, और नेगेटिव क्या था हमारा कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और जीरो क्या था हमारा, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ से हमारा 3 हो गया। अब लास्ट में किस तरीके से, आखिर जब एंगल जरूरी नहीं कि हर बार लीनियर में ही आए, तो वहाँ पे कुछ थीटा डिग्री था हमारा, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, हमारा ये जो फोर्स लग रहा है और ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके बीच का एक एंगल, इसको हम कॉस थीटा बोल रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो जो एनर्जी पोर्शन है आपका, इसको सेकंड पार्ट में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, कीप सपोर्ट, थैंक यू।